देश के सामने एक तो इंडी गठबंधन के नेताओं का मॉडल है जिसमें कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए देश पीछे छूटता दिखता है कई बार। कमिटमेंट के प्रति समर्पण जीरो है और मोदी विरोध के नाम पर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ टीम मोदी है जिसमें नरेंद्र मोदी का देश के लिए समर्पण तो है ही, लेकिन टीम मोदी के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनमें जो कह दिया वो करके दिखाना ही है वाला जज्बा दिखता है। और ये बात आज आपको देश के 3 बड़ी खबरों से समझ में आएगी जो 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हुई है। एक है ममता बनर्जी, दूसरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और तीसरे मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। आज दिन भर देश के इन 3 मुख्यमंत्रियों की बड़ी चर्चा रही। ममता बनर्जी की चर्चा इसलिए क्योंकि वो रेप के मामले में नया कानून लेकर आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा करप्शन पर एक्शन की वजह से हो रही है और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की चर्चा इसलिए कि तमाम विरोध और हो हल्ले के बावजूद वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं और असम में अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में भेजने में जुटे हुए हैं। आज आपको इन तीनों मुख्यमंत्रियों के एक्शन को बारीकी से समझना चाहिए ताकि पता चल सके कि किसका जनता के प्रति कितना कमिटमेंट है। भाई ममता बनर्जी आज रेप के मामलों को लेकर एक नया कानून ले आई। एक बार के लिए देखिएगा तो लगेगा कि ये तो गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन जब डिटेल में खबर को समझिएगा तो ममता बनर्जी की सीरियसनेस पर ही सवाल खड़े होते दिखेंगे, क्योंकि यहां भी वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करती दिखती है। क्योंकि ये कानून कैसे अमल में आ पाएगा इसी पर सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर ममता बनर्जी इतनी ही सीरियस हैं तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अब तक क्यों नहीं हटाया, जिनको लेकर हफ्तों से डॉक्टर्स तक डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को हटाओ। ऐसा क्या है पुलिस कमिश्नर में भाई कि ममता बनर्जी उन्हें हटा ही नहीं पा रही। ये सारी बातें आज आपको डिटेल में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जब नेता सीरियस होकर काम करते हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो फिर वैसे एक्शन दिखने लगते हैं जैसे एक्शन यूपी में दिखते हैं, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के घर पर बुलडोजर चलता है, करप्शन से अकूत दौलत जमा किए बैठे अफसरों कर्मचारियों पर एक्शन होता है। सीरियसनेस तो यह भी है जो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिखाई। असम में अवैध घुसपैठियों को ना रहने देने और उनकी पहचान करके बाहर निकालने के वादे किए गए थे। उन पर एक्शन तब शुरू हो गया जब इनसे कागज मांगे गए और कागज नहीं होने पर 28 अवैध बांग्लादेशियों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। सीएम योगी और हिमंता की बात आगे करूंगा, पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खबर दिखाता हूं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी हलचल रही। ममता बनर्जी रेप के मामले में कड़ा कानून लेकर आई, जो कानून लाने की बात वो पिछले हफ्ते से कर रही। ममता बनर्जी की सरकार ने आज बंगाल विधानसभा में एक एंटी रेप बिल पेश किया, जिसे ममता सरकार ने पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे मजबूत बिल बता दिया। इस बिल का नाम अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 है। इस बिल का जो मुख्य प्रावधान है उनके मुताबिक अगर किसी महिला से रेप हो और रेप की वजह से उसकी मौत हो जाए या वो कोमा में चली जाए तो सजाए मौत का प्रावधान है। गैंगरेप के अपराध में आजीवन कारावास और फाइन का प्रावधान है। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है यानी बार बार ऐसे अपराध करता है तो उसे भी उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा और भारी फाइन भी देनी होगी। एसिड अटैक के केस में उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा और फाइन है। इसके अलावा रेप और एसिड अटैक के केस में पीड़ित की आइडेंटिटी उजागर करने के जुर्म में 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के केस में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में आजीवन कारावास और फाइन है। पब्लिक सर्वेंट अगर रेप के दोषी साबित होंगे तो उन्हें भी आजीवन कारावास और फाइन का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। ममता बनर्जी के इस नए कानून में और क्या क्या है यह भी बताऊंगा। पहले आप ये विरोधाभास देखिए कि ममता बनर्जी की जिस सरकार में इतना बड़ा कोलकाता कांड हुआ, उनके राज्य में महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में ही जघन्य अपराध हुआ, उनकी पुलिस डॉक्टर को सुरक्षा देने में नाकाम रही, उनका प्रशासन डॉक्टरों को सही जांच का भरोसा नहीं दिला पा रहा है, उनके राज्य में मेडिकल कॉलेज पर हमले हो गए। इन सारी नाकामी पर क्या पर्दा डालने के लिए या फिर ध्यान भटकाने के लिए रेप के मामले में कड़ा कानून बनाने का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि बात तो कानून के कमजोर और मजबूत की थी ही नहीं, बात तो थी इंसाफ दिलाने की नीयत की, एक्शन लेने के नीयत की। बात तो थी उस परिवार को भरोसा दिलाने की जिसे न्याय मांगने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद सीबीआई की जांच हुई। भाई कानून कितना भी कड़ा होगा, क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया, सबूत नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगी सजा? अगर उस मामले में एफआईआर रात को होगी और पोस्टमार्टम जो है वो दिन में होगा तो कैसे मिलेगी सजा? मर्डर को सुसाइड बताया जाएगा तो कैसे मिलेगी सजा?
कानून बनाने से क्या होगा? उसके पहले का एक्शन ठीक कीजिए मैडम। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या अपने सिस्टम की लीकेज को मजबूत कानून से ढकने की कोशिश कर रही हैं क्या? ममता बनर्जी कई दिनों से यही माहौल बना रही है कि सारी दिक्कत मजबूत कानून की है, जो पीएम मोदी नहीं बना पा रहे, और उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन सख्त कानून तो सिर्फ एक पहलू है, असल जिम्मेदारी तो उस पुलिस पर होती है जो कानून की रखवाली में लगी है। कायदे से तो ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को टाइट करने के लिए बिल लाना चाहिए था। कायदे से तो ममता बनर्जी ने जितनी सख्ती बिल के अंदर दिखाई है, उतनी सख्ती कोलकाता पुलिस पर दिखानी चाहिए थी। कायदे से तो ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को टाइट करने के लिए और कड़े प्रयास करने चाहिए थे। लेकिन ममता बनर्जी भी क्या करें, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, ऐसा दिखाना है कि उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया। ममता बनर्जी खूब हाथ पांव मार रही हैं, कभी पीएम मोदी को लेटर लिख रही हैं, कभी स्पेशल सेशन बुलाकर नया कानून ला रही हैं, कभी पीएम का ही इस्तीफा मांग ले रही हैं। दरअसल अपने लंबे राजनीतिक करियर में ममता बनर्जी ने बहुत उथल पुथल देखी, लेकिन जिस तरह का आक्रोश उन्हें कोलकाता रेप और मर्डर केस पर झेलना पड़ा है, उससे वो अचानक ऐसी स्थिति में आ गई हैं जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। साल 2011 में सीएम बनने के बाद से ममता बनर्जी को इतना बैकफुट पर कभी नहीं देखा गया, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी हर वो तरीका अपनाने में लगी हैं जिससे उनकी छवि पर लगे दाग धुल जाए। रेप के मामले में नया कानून लाकर ममता बनर्जी ने क्या सियासी गेम किया है, इसके बारे में आगे बात होगी। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि बंगाल में आए इस नए बिल में जांच पूरी करने का टाइम भी फिक्स किया गया है। 2 महीने की जगह 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अगर कोई जांच 21 दिन में पूरी नहीं हो पाती है तो 15 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत मिलेगी, लेकिन उसके लिए एसपी लेवल के अधिकारी की इजाजत की जरूरत होगी। बिल के मुताबिक जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नाम स्पेशल टास्क फोर्स होगा, जिसे डीएसपी लीड करेंगे। पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए जरूरी संसाधन और एक्सपर्ट्स की टीम की मदद दी जाएगी। यह टीम पीड़िता को ट्रॉमा से उबरने में मदद भी करेगी। बंगाल का एंटी रेप बिल आज विधानसभा में पास हो गया। अब इसे लेकर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर है, कह रही है कि बीजेपी गवर्नर से इसे जल्द से जल्द पास कराए। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या देश भर में महिला अपराध पर कोई सख्त कानून नहीं है क्या, जो नया बिल लाना पड़ रहा है? इसका जवाब यह है कि कानून तो पहले से मौजूद है, लेकिन बंगाल सरकार को लगा कि उसे नियमों को और सख्त करने की जरूरत है, इसलिए वो आज बिल लेकर आ गई। अब आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि क्या केंद्रीय कानून को राज्य सरकारें अपने हिसाब से बदल दे सकती हैं? इसका जवाब यह कि हां, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां राज्य सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 के सबसेक्शन 2 के तहत राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार ने भी महिला सुरक्षा पर इसी तरह का बिल पेश किया था, लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। बंगाल के नए बिल के केस में भी यही होगा। इस बिल को अंत में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति संबंधित मंत्रालय और विभाग से सलाह लेने के लिए यह बिल भेजेंगे। बिल पर कमेंट और ऑब्जर्वेशन और सवाल भेजे जाएंगे। राज्य को इन सवालों का जवाब देना होगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिल पास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि बंगाल में नया एंटी रेप बिल जल्द लागू हो जाएगा, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। यानी इस प्रक्रिया में भी टाइम लगेगा। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसलिए इस बिल को पास करने में जितनी देरी होगी, ममता बनर्जी उतना इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश करेगी। कि देखो, बीजेपी नहीं पास कर रही, मैं क्या करूं, मैं तो नारियों के साथ खड़ी हूं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूं। वो इस बिल को लेकर हल्ला मचा पाएंगे कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, पीएम मोदी ने बिल लटका दिया। वैसे भी वो 10 दिन के अंदर अंदर पीएम मोदी को 2-2 लेटर लिख चुकी। साफ है कि इस बिल पर आने वाले दिनों में जबरदस्त घमासान मचने वाला है, और आज बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने इसके संकेत भी दे दिए। बंगाल विधानसभा में आज बिल पेश होने के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। इस पर ममता बनर्जी भड़क गईं और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम का इस्तीफा मांग लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह महिला अपराध के खिलाफ मजबूत कानून बनाने में विफल रहे। ममता बनर्जी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया, इसे दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस कानून के जरिए उन्होंने उन कमियों को दूर कर दिया जो केंद्रीय कानून में थी। यानी ममता बनर्जी ने यह बिल पेश करके घमासान का नया मोर्चा खोल दिया है। सुनिए एक बार विधानसभा में ममता बनर्जी ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। আগে নরেন্দ্র মোদীকে পদত্যাগ করতে বলুন। নরেন্দ্র মোদী পদত্যাগ চাই, তার কারণ সারা দেশে উনি জাতীয় লজ্জা। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ना काउंटर अटैक वाली है। अच्छा, मेरा इस्तीफा मांगा, पीएम से भी ले लो, एचएम से भी ले लो, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से ले लो। मतलब तुम एक मांगोगे, मैं 4 इस्तीफे मांगूंगी। नया बिल लाकर ममता बनर्जी खुद को महिला अपराध के खिलाफ सख्त सीएम के रूप में पेश कर रही है। वो ऐसा दिखा रही हैं कि महिला सुरक्षा की चैंपियन तो वही है, सारी चिंताएं और संवेदना सिर्फ वही दिखा रही हैं। जबकि आप देखिए कि जो बातें ममता बनर्जी आज कह रही हैं, वो बातें पीएम मोदी पहले ही लाल किले से कह चुके हैं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी राक्षसी कृत्य करने वालों को सख्त सजा की वकालत कर चुके हैं। 31 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में उन्होंने कहा था, महिला अपराध के मामलों में जल्द फैसले से सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। और 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर में प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला अपराध अक्षम्य अपराध है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। एक बार पीएम का बयान सुनवा देता हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। ममता बनर्जी जो भी राजनीति करें, लेकिन आज बीजेपी ने एंटी रेप बिल का खुलकर समर्थन किया और बिल पर अपने सुझाव देते हुए संशोधन भी मांगे। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी की तरफ से बिल पर 2 बड़े संशोधन की मांग की गई। पहला यह कि अगर किसी शिकायत पर कार्रवाई करने में पुलिस फेल रहती है तो उस पर भी एक्शन हो। दूसरा यह कि अगर जांच के दौरान यह साबित हो जाए कि स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से मेडिकल टेस्ट पोस्टमार्टम करने में लापरवाही की गई है या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है तो सख्त एक्शन का प्रावधान। यानी ये दोनों ऐसे संशोधन हैं जो अगर यह कानून पहले से होता तो आरजी कर मेडिकल केस में लागू होते, क्योंकि उसमें पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल है, अस्पताल प्रशासन पर सवाल है। इन संशोधनों पर ममता बनर्जी ने भरोसा दिया कि वो लीगल एक्सपर्ट से इस पर चर्चा करेंगे। विधानसभा के अंदर तो बीजेपी ने बिल का सपोर्ट किया, लेकिन बाहर बीजेपी ने जबरदस्त मोर्चा खोला हुआ है। आज बीजेपी नेताओं ने विधानसभा के बाहर मार्च किया। बीजेपी नेताओं ने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था, एक ही मांग, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। एक बार कोलकाता की सड़कों पर आज क्या हुआ है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए किस तरह से सभी ने एक व्हाइट टी शर्ट पहनी है और इस व्हाइट टी शर्ट में लिखा हुआ है बांग्ला में दफा 1 दाबी 1 मुख्यमंत्री पदत्याग। इसका मतलब है कि उनकी एक ही मांग है। जिस तरह से महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद जो है मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम बीजेपी विधायक और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी। और इस विधानसभा से जो मार्च निकाला गया है वो जाएगा धरना मंच तक, जहां पर पिछले 7 दिनों से लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता बनर्जी को अगर यह लग रहा है कि नया बिल लाकर वो अपनी सरकार के खिलाफ भड़के गुस्से की आग को ठंडा कर सकती हैं, तो वो गलतफहमी में, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर्स अपने प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार 2 दिन से डॉक्टर्स पुलिस मुख्यालय के पास डेरा डालकर बैठे हैं और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा मांग रहे हैं। डॉक्टर्स इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान रीढ़ की हड्डी का एक ढांचा वहां पे रखा हुआ है और इसके जरिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि कोलकाता पुलिस स्पाइनलेस, यानी महिला अपराध पर एक्शन लेने में सक्षम नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये वो तस्वीर देखिए, नहीं कहते कि स्पाइनलेस है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन कमिश्नर का इस्तीफा तो नहीं ले रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। डॉक्टर्स के गुस्से को शांत करने के लिए आज कोलकाता के सीपी विनीत गोयल डॉक्टर्स के दल से मिले।
डॉक्टर्स ने उनके इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन उन्हें ही सौंप दिया और इस दौरान डॉक्टर्स अपने साथ रीढ़ की हड्डी वाला रेप्लिका लेकर गए थे। ये देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को उन्होंने खुद ही चिट्ठी दे दी कि आपका ही इस्तीफा चाहिए सर। एक बार सुनिए प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर एक्शन हो क्यों नहीं रहा है। हमारा डिमांड क्रिस्टल क्लियर है, हम लोगों को सीपी का रेजिग्नेशन चाहिए बिकॉज ही एज एन अथॉरिटी हैज फेल्ड कंप्लीटली। जो 14 अगस्त को रात में आरजीकर में जो वैंडलिज्म हुआ, इंडिपेंडेंस डे के रात में इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में हजारों की भीड़ घुस जाती है और सब कुछ तोड़ फोड़ देती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो रोल कोलकाता पुलिस का रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरे प्रक्रिया में, ये क्वेश्चनेबल है कंप्लीट। दरअसल बंगाल में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर से जुड़े लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं। कोलकाता में आज वकीलों ने भी डॉक्टर्स के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन की मांग की। में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई हर कोई कह रहा है पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा लो, क्यों नहीं होता इस्तीफा भाई? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। हैरानी की बात है कि ममता बनर्जी उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि ममता सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत कोलकाता पुलिस के एक्शन को लेकर ही हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी की मेहरबानी पुलिस कमिश्नर पर अब भी बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की जो चर्चा हो रही है, आपको यह भी याद दिलाता हूं और बताता हूं कि विनीत गोयल का बैकग्राउंड क्या है। विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिसंबर 2021 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने। विनीत गोयल को सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। कमिश्नर बनने से पहले कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर वो काम कर चुके हैं। इसी साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत गोयल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर राजभवन की छवि खराब करने का आरोप है, यानी विवादों से विनीत गोयल का पुराना नाता है, लेकिन उन पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। विनीत गोयल को ममता सरकार में ही 2 बार बहादुरी और उनकी सर्विस के लिए अवार्ड तक मिल चुके हैं। सिर्फ पुलिस कमिश्नर ही नहीं, शुरू में ममता सरकार तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी मेहरबान थी। उन्हें भी एक जगह से हटा के दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन अब जब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है तो उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं, बंगाल सरकार ने संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने संदीप घोष को सस्पेंड किया है, उसे वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी सस्पेंड किया है। संदीप घोष भी अभी सीबीआई की हिरासत में है और अब उसे बंगाल सरकार सस्पेंड कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं बंगाल सरकार पर कि संदीप घोष को सस्पेंड करना था तो पहले एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों दी और आज तक उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया था, अब जाकर सस्पेंड कर रहे हैं। कोलकाता केस में प्रदर्शन रुक नहीं रहा, लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा और टीएमसी को भी समझ आ गया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बढ़ती तो पार्टी को भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो टीएमसी कल तक तेवर और तैश दिखा रही थी वो अब डैमेज कंट्रोल के मोड में है। हालत यह हो गई कि ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपनी ही पार्टी के नेताओं को मुंह बंद करने के लिए कहना पड़ा। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि वो प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कुछ ना बोलें। अभिषेक बनर्जी ने मेडिकल और सिविल सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को ज्यादा विनम्र होने की जरूरत है। जो ममता बनर्जी कल तक प्रदर्शनकारियों को बाहरी बता रही थी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हर किसी को प्रदर्शन करने और अपनी भावनाओं को जाहिर करने का हक है। लेकिन इस तरह की हिदायतें बीजेपी ने टीएमसी का दिखावा बताया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही थी। अगर टीएमसी वाकई गंभीर है तो उन नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का मॉडल पूरा देश देख रहा है, जिसके फेल होने के रिपोर्ट कार्ड बांटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है योगी मॉडल, जिसमें ना महिला सुरक्षा पर कोई कोताही बर्दाश्त है न भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मोटो है, सीधी बात नो बकवास। और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से योगी आदित्यनाथ को विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन बॉस, जो सही है वो सही है, जो राज्य के हित में है तो है, और ऐसे मामलों में फैसले लेने से सीएम योगी पीछे नहीं हटते। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसे वो हर हाल में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सीएम योगी का टारगेट है कानून व्यवस्था टाइट रहे और भ्रष्टाचार कंट्रोल किया जाए। ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ जो है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी सुधरी और इसकी गवाही उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है।
करप्शन के मुद्दे पर भी सीएम योगी काफी सख्त हैं और अब सरकारी कामकाज में करप्शन रोकने के लिए सीएम योगी ने वो फॉर्मूला लागू कर दिया जिससे भ्रष्टाचारियों की कपकपी छूट रही है। योगी सरकार सरकारी विभागों से करप्शन को खत्म करने के लिए जो काम कर रही है, पहले उसके बारे में सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा 16 घंटे के उस ट्रेलर के बारे में जिससे 2.5 लाख लोगों की धड़कनें बढ़ गई। दरअसल उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किया था, यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया गया। संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा, यह भी कह दिया गया। भाई योगी सरकार का आदेश क्लियर और सिंपल था कि भाई अपनी संपत्ति के बारे में बता दो, ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोक देंगे। योगी सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि तब तक बता देना है, जो बीत गई। तो जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दी, उन सभी को सीएम योगी ने छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। यूपी सरकार ने करीब 2,44,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। ये नहीं बता रहे हैं, रोको इनकी सैलरी रोको। इन सभी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं डाला। हालांकि फैसले के 16 घंटे के बाद सरकार ने वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया। संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ा दी, यानी सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक इन सभी कर्मचारियों की सांस अटकी रही होगी कि सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा, बाकी काम कैसे होंगे। यह है सीएम योगी के काम करने का अंदाज। एक ट्रेलर दिखा दिया, मैं उनको लगता होगा कि क्या ही करेंगे, इतने लोगों की सैलरी रोकेंगे, रोक दिया, दिखा दिया, हाय तौबा मची तो बोला कि अच्छा ठीक है ट्रेलर था, 1 महीना और दिया, करके दो। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकने का नेगेटिव असर भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन योगी सरकार कोई नियम लागू करती है तो उसका पालन करवाती है। आप देखिए सरकार के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों ने किस तरह से रिएक्ट किया। उत्तर प्रदेश में 8,46,640 सरकारी कर्मचारी हैं। 6,02,000 सरकारी कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी दे दी, 2,44,000 ने नहीं दी। टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने जानकारी दे दी। उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी डिटेल देने में फिसड्डी रहे। तो भाई जब 6 लाख देंगे तो 2 लाख 2.5 लाख क्यों नहीं देंगे? उनको ट्रेलर दिखा के टाइट कर दिया गया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, उन सभी ने जानकारी नहीं देने के पीछे क्या क्या तर्क दिए हैं वो भी आपको बताता हूं। जैसे पुलिस विभाग का कहना है कि त्योहार और पुलिस भर्ती परीक्षा की वजह से संपत्ति की जानकारी नहीं दे पाए। डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर कहा कि संपत्ति की जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए। इसी तरह से अन्य विभागों ने भी अपनी अपनी समस्याएं गिनाई, जिसके बाद सरकार ने संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी कि लो बढ़ा दी, अब 2। सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति की जानकारी देने का आदेश पहली बार नहीं जारी हुआ, इससे पहले भी ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। साल 2010 में यूपी में मायावती की सरकार थी। मायावती ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन उस समय कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया। अगस्त 2023 में योगी सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 का हवाला दिया गया। सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2023 तक चल अचल संपत्ति का विवरण दें। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। अब फिर से यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तरह सभी को संपत्ति की जानकारी देनी होगी। शिक्षकों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी आदेश से बाहर है। क्योंकि पहले एक्शन नहीं हुआ था तो लोगों को लगा कि नहीं होगा, प्रमोशन कई लोगों को लगा होगा कि नहीं लेंगे, जाओ। लेकिन सैलरी तो ऐसी चीज है कि वो तो अभी की जरूरत है ना। सैलरी रुकी तो सबकी सांस अटक गई। सीएम योगी नियमों और कानून को लेकर कितने सख्त हैं वो तो आपने देखा। अब आपको असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का सीरियसनेस दिखाता हूं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने असम के बरपेटा में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। यह होती है सीरियसनेस, जहां सिर्फ बातें नहीं होती, एक्शन दिखता है। असम में डिटेंशन सेंटर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। असम में कुल 6 डिटेंशन सेंटर हैं, जिसमें से 2 सेंटर कोकराझार और गोलपारा की जेल में। बाकी के 4 डिटेंशन सेंटर तेजपुर, सिलचर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट की सेंट्रल जेल में। सितंबर 2022 तक इन सभी डिटेंशन सेंटर में कुल मिलाकर 195 लोगों को डिटेन किया गया। अब इसमें 28 लोगों के नाम और जुड़ जाएंगे जिनको डिटेंशन सेंटर भेजा गया है।
दरअसल असम में अवैध मतदाताओं का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसी के आधार पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा आरोप लगाते हैं कि असम में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं जो चुनाव में वोट तक देते हैं। असम का हाल यह है कि असम के सीएम ने कहा कि असम में 1,20,000 संदिग्ध वोटर हैं। इसमें से 41,583 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। असम में संदिग्ध मतदाताओं का कॉन्सेप्ट 1997 में चुनाव आयोग ने शुरू किया। इसमें वो मतदाता आते हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के सबूत नहीं होते। असम में एनआरसी के तहत 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 19 लाख आवेदकों के नाम हटाए गए। यानी एक तरफ तो हेमंता और योगी जैसे मुख्यमंत्रियों की सीरियसनेस दिखती है, सख्ती दिखती है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों का हाल देखिए। हिमाचल प्रदेश में हाल यह है कि वहां पर 3 तारीख होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पाई, ना पेंशनधारियों की पेंशन आई है क्योंकि हिमाचल का खजाना खाली है। रेवड़ी पॉलिटिक्स के नाम पर सत्ता तो हासिल कर ली गई, लेकिन अब सैलरी और पेंशन देने के लाले पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय सरकारी कर्मचारियों में सैलरी को लेकर तनाव है क्योंकि 3 तारीख होने के बाद भी सैलरी नहीं बढ़ी है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हर बार महीने की पहली तारीख को सैलरी और पेंशन मिल जाते थे। यह पहली बार है कि कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। हमें पता चला है कि कर्मचारियों को 5 सितंबर तक वेतन मिलेगा और जो पेंशनर्स हैं 10 सितंबर तक उनको पेंशन मिलेगी। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह कांग्रेस की नीतियों का कमाल है बॉस। जो लोग खटाखट, राहुल गांधी कह रहे हैं ना, खटाखट पैसा आएगा। अरे खटाखट तो आने से रहा, जो आ रहा था वो भी अटक रहा है। और आज हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं, लेकिन इस पर भी हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के सुर बार बार बदलते रहे। सीएम सुक्खू को सुनिए, 3 अलग अलग बयान दे चुके हैं। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। आर्थिक संकट नहीं है भैया, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब भैया कौन सा वाला बयान सुनना है वो बता दीजिए। विधानसभा में खड़े होके कुछ, बाहर आके कुछ। हिमाचल प्रदेश की हालत इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए 10 गारंटी जारी की। कांग्रेस ने सितंबर 2022 में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, हर महिला को 1500 रुपए महीने देंगे, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा 4 गुना कर देंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, न जाने और क्या क्या। तब कांग्रेस ने दावा किया था कि ये 10 गारंटीज बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट से चर्चा करके तैयार की गई। सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को, फिर इन गारंटियों की सच्चाई भी बताता हूं। सोच समझकर ये 10 गारंटियां बनाने के वक्त भी उससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कई लोगों के साथ सलाह मशविरा हुआ। ऐसे ही नहीं कि 1.5 आदमियों की सरकार नहीं होती हमारे यहां सब लोग मिलकर एक्सपर्ट से बात करके और फिर अपनी 10 गारंटी देते हैं। सोचिए वो एक्सपर्ट्स कैसे होंगे जिनके वजह से आज जो है लोग पूछ रहे हैं कि मेरी सैलरी कब आएगी, मेरा पेंशन कब आएगा। दरअसल कांग्रेस की रेवड़ी वाली योजनाओं से कैसे हिमाचल प्रदेश कंगाल होता गया, कैसे हिमाचल प्रदेश पर बोझ बढ़ता गया, इसके बारे में बताता हूं। 5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने का वादा, इस पर सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च है। पुरानी पेंशन योजना शुरू की, इस पर सालाना 1000 करोड़ रुपए का खर्च है। और फिलहाल हिमाचल में 1,82,466 पेंशनर है। 2031 तक यह बढ़कर 2,38,827 पेंशनर्स हो जाएंगे। इससे पेंशन पर खर्च 20,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। 2023-24 में इस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब यह योजना बंद कर दी गई है। हिमाचल में प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए है, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। यानी कांग्रेस के अर्थशास्त्र ने हिमाचल प्रदेश की हालत पतली कर दी। लेकिन कांग्रेस को शायद इससे फर्क पड़ता है क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में तो आ गए। अब देखेंगे आगे। यही हम आपको पहले भी कह रहे थे कि बॉस पूछो तो कि दोगे कहां से, लेकिन पहले कुर्सी मिली, अब 5 साल तो हैं।
5 साल बाद देखेंगे। यही फॉर्मूला राहुल गांधी अब पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसी साल मई में हिमाचल प्रदेश में ही राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे खटाखट योजना से गरीबी दूर हो जाएगी। सुनिए जरा भाई साहब को। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। हाँ, दुगना कर देंगे। बोलने में दुगना क्या, तिगुना करने में क्या जाता है। 5 तारीख को खटाखट ठकाठक झकाझक जो कहना कह लीजिए, वो आना तो दूर, यहां सैलरी नहीं आ रही बॉस, और ले लीजिए खटाखट ठकाठक। इंडी गठबंधन ने वोट पाने के लिए जो खटाखट फॉर्मूला अपनाया हुआ है, उससे वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन खटाखट फॉर्मूला अर्थव्यवस्था को सफाचट कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की डेट में हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। खैर, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ना समझे। पाठशाला में अब अगली क्लास। भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए योगी ने एनकाउंटर वाला इलाज क्यों बताया। आधी रात 5 साल की बच्ची पर भेड़िए का अटैक हुआ तो फिर आगे क्या हुआ। 2, 4, 6 नहीं, क्या 100 भेड़ियों ने यूपी में मचा रखा है आतंक। अब इसका चर्चा। यूपी में